नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका 10 चैप्टर खत्म हो गया था, गोधुली पद्य खंड का 10 चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग आज 11वां चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास के द्वारा लिखा हुआ ये कविता है। इस कवि के बारे में बात करें, जीवनानंद दास के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि बंगाल के सबसे बड़े कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 2 राष्ट्र का राष्ट्रगान लिखा, भारत का और बांग्लादेश का, और उनके बाद कोई सेकंड पोजीशन पे आता है बंगाल में, तो वो नाम है आपका जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। मातृभूमि प्रेम से प्रेरित ये कविता है। जीवनानंद दास इसमें लिखते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मैं किसी भूमि में फिर से जन्म लेना चाहूंगा तो वो बंगाल की धरती होगी। बंगाल की विशेषताओं के बारे में लिखा है, बंगाल का जिक्र करते हुए। ये चूंकि ये जो मेन जो कविता है वो बंगाली में है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। क्या क्या इस कविता में है, इस कविता के बारे में किन्होंने इनका हिंदी में ट्रांसलेट किया, कहां से ली गई है ये कविता, जीवनानंद दास कौन है, इस कविता का पूरा लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए, थंबनेल से आपको लग ही गया होगा, 11th चैप्टर लौट कर आऊंगा फिर, हम लोग इनके बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं हमेशा हर एक वीडियो से, कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि परिचय, लेखक परिचय, कवित्री परिचय। तो उसी में हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूं, रोशनी पब्लिकेशन जो कि विगत 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है और उन्होंने 17 सालों के अपने अनुभव के साथ बहुत सारी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चों के लिए लिटरेचर की लगभग सभी, जो भी आपका पूरा लिटरेचर जो कवर होता है, 300 नंबर, 300 मार्क्स, आप इंग्लिश को भी ऐड कर लें तो कुल मिला के आपका 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। उनमें से 300 मार्क्स तो आपका यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पब्लिकेशन है, जो लिटरेचर में सबसे ज्यादा अनुभवी है, उनकी ओर से रोशनी पब्लिकेशन के जो भी आपका बुक हो, गोधुली हो, वर्णिका हो, प्यूसम हो, रेनबो हो, इंग्लिश रीडर हो, सभी बुक के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास उपलब्ध करवा रही है रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली। इस बुक के अंतर्गत आपको ऑल इन वन यानी एक साथ सभी चीज मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? जो भी आपका बीटीबीसी बुक का, जो गोधुली बुक का स्टोरी है, पोयम है, सब सेम एज इट इज मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लौट कर आऊंगा फिर, पद्य खंड का है। इसमें बहुत सारे आपको भावार्थ समझने की जरूरत है, एक एक लाइन बाय लाइन अर्थ समझने की जरूरत है, वो भी नीचे लिखा हुआ है। चाहे आपका पद्य सेक्शन का हो या गद्य सेक्शन का हो, सभी का आपका डिटेल में क्या किया गया है, क्वेश्चन आंसर किया गया है। सेम इसी तरह संस्कृत और हिंदी में भी है, एक एक लाइन का आपका हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक उसके बाद क्या है, आपका इंग्लिश का भी ट्रांसलेट किया हुआ है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर ही बना हुआ है। यानी ऑल इन वन बुक है। सिलेबस में अगर आप बात करें, आपका लिटरेचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और भी जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, उसके लिए भी हमारे पास बुक अवेलेबल है, जिसका जिक्र हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। फिलहाल आप लोग अगर रोशनी पब्लिकेशन के इस कैप्टन गोधुली को लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, वहां पे रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली बुक, वहां से जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। सभी जगह अवेलेबल होगा और सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के इस सेशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं कवि परिचय। लौट कर आऊंगा फिर, लेखक है हमारे जीवनानंद दास। ये उनकी बोल सकते हैं फोटो है, तो देख लीजिए आगे। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें, जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? 1899 ईस्वी में जीवनानंद दास का जन्म बंगाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1954 ईस्वी में, देखिए 55 वर्ष की ही आयु हुई थी। 1954 ईस्वी में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी सड़क दुर्घटना में हुई थी और वहां पे जीवनानंद दास की मृत्यु हो गई थी 55 वर्ष की उम्र में 1954 ईस्वी में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी माता पिता का नाम जो है आपके बुक में नहीं है, जो नहीं दिया हुआ है उसको स्किप करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में कौन से क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। आप
आपका काम है बस हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे एक एक सेशन को देखना, एक एक सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी आपके साथ ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सके। तो चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग आगे, इसके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं और कौन कौन सी रचनाएं हैं जीवनानंद दास की, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि जीवनानंद दास की बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे जो उनकी रचनाएं हैं वो जीवन मतलब उनके मृत्यु के पूर्व बहुत कम प्रकाशित हुई, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात जीवनानंद दास की बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवन काल में प्रकाशित, यानी 1954 ईस्वी से पहले जीवनानंद दास ने किन क्या क्या प्रकाशित करवाया। जब जीवनानंद दास जीवित थे उस समय उन्होंने ये 6 जो रचना है, ये 6 काव्य रचनाएं हैं उन्होंने प्रकाशित करवाई। पहली झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन। इसको याद रखिएगा, वनलता सेन किसकी रचना है, बहुत बार आता है। और अगर आप बात करेंगे कि इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये जो वनलता सेन है, अगर यहां से क्वेश्चन 10 बार आया है तो 10 बार में से आप मान लीजिए 9 बार वनलता सेन से पूछेगा। कहां से? वनलता सेन से पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसका महत्व हम लोग आगे आपको बताएंगे। इन्हें वनलता सेन को 1952 में पुरस्कृत भी किया गया है। सब हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग ये 6 कविताओं के बारे में जान लेते हैं जो इनकी रचना है। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारा तिमिर, और ये जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। ये सभी जो रचनाएं हैं इनकी प्रकाशित हुई थी इनके मृत्यु से पूर्व। इनके मृत्यु से पूर्व यानी 1954 ईस्वी से पूर्व ये सारी रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। मृत्यु के पश्चात जो इनकी रचना है वो प्रकाशित कौन कौन सी हुई? रूपसी बांग्ला, बेल अबेल कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी। ये सभी रचनाएं इनके मरणोपरांत यानी मृत्यु के पश्चात ये सभी प्रकाशित हुई। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके निधन के 100 से अधिक कहानी और 13 से अधिक उपन्यास प्रकाशित हुए। यानी मृत्यु के पश्चात ये इतना लिख के गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन मृत्यु से पहले और मृत्यु के पश्चात इनकी 100 कहानियां और 13 उपन्यास जो है प्रकाशित हुए हैं। तो समझ जाइए मृत्यु के पश्चात जीवनानंद दास को एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आगे भी मैं आपको लिखित में यहाँ पे जो आपका बुक में लिखा हुआ है वैसे भी बताऊंगा कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं अगर किन्हीं को मानते हैं तो वो कौन है? जीवनानंद दास जी हैं। 1954 में इनकी सड़क दुर्घटना मौत हो गई थी। 1899 में जन्म हुआ था। अपने मृत्यु के पूर्व इनकी 6 काव्य रचनाएं जो आपने देखी, मृत्यु के बाद 4 ये, और उसके बाद 100 से अधिक कहानियां और 13 से अधिक उपन्यास मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़िए। अब हम लोग बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। वनलता सेन, याद है मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, यहाँ पे अंडरलाइन करवाया था आपको यहाँ पे कि इस पे ध्यान दीजिए। वनलता सेन, तो इसी वनलता सेन को 1952 ईस्वी में निखिल बांग्ला रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, कौन कौन? निखिल बांग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी इनके पुरस्कार की बात करें तो निखिल बांग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा इसे श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया। किनको? वनलता सेन को। कब प्रदान किया गया? 1952 ईस्वी को। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। जैसे कि मैं आपको 2-3 बार सुना चुका हूं, सबसे पहला लाइन यही है, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में सबसे मौलिक और प्रभावशाली कवि माने जाते हैं कौन? जीवनानंद दास। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर इतने बोल सकते हैं महान व्यक्तित्व के जो कवि थे कि एक होता है ना कि अगर आपके जिला से ही स्टेट टॉपर निकल जाए तो फिर आप जिला टॉपर भी नहीं बन पाइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जिला टॉपर के लिए आपको उससे भी पीछे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान व्यक्तित्व के कवि थे कि उनका ना सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरे दुनिया में वर्चस्व था। और वैसी स्थिति में रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कोई दूसरा आदमी जाना जाता है तो वो जीवनानंद दास है। और क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्वच्छंदतावाद
स्वच्छंदतावाद की कविताएं लिखते थे और बहुत प्रभावशाली थे। इन्होंने स्वच्छंदतावाद से हटकर यथार्थवादी काव्य दृष्टिकोण को अपनाया एवं उसमें महारत हासिल किया। क्या किया? उसमें महारत हासिल किया। जहां स्वच्छंदतावाद की लड़ाई चल रही थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम टॉप पे थे, वहां पे इन्होंने यथार्थवाद का काव्य दृष्टिकोण अपनाया और वहां पे पारंगता हासिल की। उनकी कविताओं में बांग्ला की प्रकृति यानी बंगाल की प्रकृति, संस्कृति और जनजीवन की गहरी झलक मिलती है। ये सब समझ जाइएगा। आगे भाषा, भाव, दृष्टिकोण और शैली में उन्होंने नई दृष्टि और प्रयोग धर्मिता दिखाई। वनलता सेन कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता माना गया है। फिर से यही आया कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद अगर कोई बढ़िया कविता है तो वो है वनलता सेन, यानी रविंद्रोत्तर युग, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वाले युग में कोई कविता आई है, कोई कवि आया है बंगाल में, और वो जो कविता कौन है? वनलता सेन है। और कवि कौन है? जीवनानंद दास हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे जो हमारा मेन चैप्टर है उसके बारे में क्या कहता है। जो सबसे पहले एक छोटा सा जानकारी ले लेते हैं। कविता परिचय कौन? लौटकर आऊंगा फिर। ये कविता परिचय, ये कविता क्या कहती है? ये कविता कहती है, यह कविता मूलतः बांग्ला भाषा में थी, या क्या बंगाली भाषा में थी, जिनका हिंदी अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किया। फिर से यहां देखिए, एक आपका था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट फर्स्ट चैप्टर में गद्य खंड का, जो कि श्रम विभाजन एवं जाति पर था, वहां पे भी ट्रांसलेट हुआ था। और इस कविता भी बांग्ला भाषा से ट्रांसलेट होके आपके सामने आया है, जो कि हिंदी अनुवाद में आया है। और ये हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? प्रयाग शुक्ल ने। इनको ध्यान दीजिए, इनको कवर कीजिए। प्रयाग शुक्ल ने इनका हिंदी अनुवाद किया, बढ़िया से गोल करके अपना माथा में। कविता में कवि ने अपने मूल स्थान बांग्ला की प्रकृति यानी बंगाल की प्रकृति, बंगाल की प्रकृति और सौंदर्य और मातृभूमि के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। क्या क्या दिखाया है? बंगाल की प्रकृति, बंगाल का सौंदर्य, उसका प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की नदियां, वहां की हरियाली, वहां का जनजीवन, वहां के पक्षी, इन सभी के बारे में दर्शाया है। और अपना जो प्रेम है, उनका अपना प्रेम जो है बंगाल की मातृभूमि के प्रति उनका क्या प्रेम है, उनको दर्शाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। क्या राम जी भी कहे थे कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि वर्यसी, यानी जो जननी है और जो हमारी जन्मभूमि है उसके लिए मैं स्वर्ग का भी त्याग कर सकता हूं। यानी कविता में कवि ने अपने मूल स्थान जो है वहां जहां से रहने वाले हैं बंगाल के, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, मातृभूमि के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी वे फिर अपने बंगाल की धरती पर ही लौटना चाहेंगे, चाहे जो बना के भेजो, चिड़िया, पक्षी, कुछ भी बना के भेजो, लेकिन हमको क्या, अगर हमको दोबारा जन्म लेना हो तो हम बंगाल में ही लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह कविता प्रकृति और मातृभूमि के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है। क्या दिखाती है? अपने क्षेत्र की प्रकृति। कवि के अनुसार बंगाल की प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है, भारत की जो प्रकृति है, उसके प्रति लगाव को दर्शाती है। इस पूरी कविता में आपको बंगाल की प्रकृति, बंगाल की नदियों के नाम, ये सभी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कवि जीवनानंद दास का बंगाल के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 3 पैराग्राफ की जो कविता है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या है कविता, कैसे आप समझेंगे, तो एक एक करके। खेत हैं जहां धान के, सादा हो गया, खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। ये पूरा लाइन ले लीजिए यहां से कि खेत हैं जहां धान के, कहां? जहां धान की खेती होती है। क्या कहती है? जहां धान की खेती होती है। आप बोल सकते हैं चावल का कटोरा। जहां धान की खेती होती है, बहती है नदी के किनारे, लौटकर एक दिन बंगाल में। यानी जहां धान के हरे भरे खेत हैं, जहां बहती नदी के किनारे धान के खेत लगे हुए हैं बंगाल, जहां नदियां
हैं, जहां बहुत सारी नदियां हैं, जहां के खेत जो हैं बहुत उपजाऊ हैं, जहां पे धान की फसल प्रमुखता से उगाई जाती है, उस धरती की बात कर रहा हूं मैं, जहां धान के खेत हैं, जहां धान के खेत के जस्ट बगल में नदियां बहती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, बहती नदी के किनारे वहीं लौट कर आऊंगा फिर एक दिन। कहां? बंगाल में। कहां? बंगाल में। नहीं, शायद होऊंगा मनुष्य तब। ठीक है, इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन हो सकता है जब हम दोबारा आए, जब मेरा पुनर्जन्म हो, तो शायद हम उस समय मनुष्य ना हो। क्या हो? होऊंगा आबाबील। क्या है? आबाबील। अबाबील। अब ये अबाबील क्या है? अबाबील एक प्रकार की चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है। बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी स्थानीय स्थानीय पक्षी होती है, उसी में क्या है, बंगाल में एक अबाबील नामक चिड़िया पाई जाती है, वही है होऊंगा अबाबील। अबाबील बन के आ सकूंगा, या फिर कौआ उस भोर का फूट, या फिर कौआ उस भोर का, या फिर कोई चिड़िया होऊंगा, या फिर कौआ होऊंगा, ये बन के आ सकते हैं। भले मनुष्य बने ना बने, ये अनसर्टेनिटी की बात है। फूटेगी नहीं धान की फसल पर जो कुहारे के पालने से कटहल की छाया तक, यानी कब आऊंगा? कि जब धान के फसल सभी जगह फूटेंगे, यानी जब वो मैच्योरिटी की ओर होंगे, जब धान के फसल सभी जगह लहलहाने लगेंगे। कहां से कहां तक? कि धान की फसल कुहारे के पालने से लेकर कटहल की छाया तक, यानी पूरे क्षेत्र में धान की फसल लहलहाने लगेंगे, तब भरता पेंग आऊंगा एक दिन। तब उस समय बिल्कुल झूमते हुए, पेंग भरते हुए मैं आऊंगा। कहां आऊंगा? अपने क्षेत्र में, अपने बंगाल में आऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जी हाँ। देखिए, यहां हमेशा धान का जिक्र हुआ है, और धान का अगर आपका जिक्र हो, धान से चावल का कटोरा, बंगाल, ये सभी क्षेत्र को हम लोग जानते हैं। चलिए आगे जानते हैं। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का। किशोरी का किसका? किशोरी का। कि अब क्या? चलिए, कौवा हो गया, अबाबील हो गया, अब क्या बन रहे हैं कवि? अब हंस बन रहे हैं, यानी इनको पक्षी ही ज्यादा पसंद है। कि बनकर शायद हंस किसी किशोरी का हम आएंगे। क्या होता है? कि हंस किसी का बन के आएंगे, किसी किशोरी का, किसी युवा लड़की का, कि किसी युवा लड़की का, कि शायद किसी का मैं पालतू हंस बनकर आऊंगा। बनकर शायद हंस किसी किशोरी का, किसी राजकुमारी का, किसी युवा लड़की का मैं हंस बनकर आऊंगा, घुंघरू लाल पैरों में। जब कोई जानवर कोई पालता है तो वो क्या करता है? अगर कोई बकरी, गाय, भैंस, बिहार में कुछ भी पालते हैं, तो अपना जो छोटा बच्चा होता है उसके गले में घुंघरू लगा देते हैं। तो उसी तरह जब हंस को कोई पालता है तो उसके पैर में घुंघरू बांध दिया जाता है। तो वही कहते हैं कि होंगे क्या? घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। क्या करूंगा? दिन दिन भर पानी में तैरता रहूंगा, गंध जहां होगी भरी घास की। और कहां तैरूंगा? जहां पानी होगा, पानी के बगल में आपका घास फूस भी होगा, तो वहीं तैरता रहूंगा, पानी में दिन भर तैरता रहूंगा। और वहां क्या होगी? घास की हरी भरी गंध होगी। गंध जहां होगी भरी घास की, जहां घास की हरी भरी गंध होगी वहां रहूंगा। आऊंगा मैं कहां? नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। कौन? आऊंगा मैं कब आऊंगा? जब नदियां और मैदान, बंगाल की नदियां और बंगाल के मैदान जब बुलाएंगे, मैं आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसे हरे सजल किनारे पर। यानी मैं कहां आऊंगा? मैं वहां आऊंगा जहां नदियां हमेशा धोते रहती है पानी से, जिसे हमेशा पानी से नदियां धोते रहती है, जिसके खेत को हमेशा उसका किनारा, जिसके खेत के किनारे हमेशा नदियां बहती रहती है, जहां पे जल की कोई कमी नहीं है, जहां हरियाली की कोई कमी नहीं है, जहां धान के कोई कमी नहीं है, जहां धान प्रमुखता से उगाए जाते हैं। और क्या बन के आऊंगा? आबाबिल, कौवा, हंस। तो आई होप आपको ये दूसरा स्टैंडर्ड, दूसरा जो पैराग्राफ है, ये भी समझ में आ गया होगा। जीवनानंद दास का अपने जो बंगाल के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाते हैं। आगे ये आपका आखिरी पैराग्राफ। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। इनको कहते हैं कि शायद तुम देखोगे, एक शाम है, एक अंधेरी शाम, धीरे धीरे शाम होते रहे, शाम वो रात में ढल रही है, तो उस समय कोई उल्लू निकले। शायद तुम देखोगे
कि हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, एक शाम को उल्लू उड़ रहा है, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। हुआ उल्लू कहाँ? कपास के पेड़ पर जाके बोल रहा होगा। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा। यानी हम उल्लू बन के भी आ सकते हैं, या कोई बच्चा बन के, कोई मनुष्य बन के भी आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम कैसा? घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबला हुआ। यानी जब कोई बच्चा को कोई कटोरा में आप खाना दीजिएगा ना, अगर उसको नहीं खाने का होगा, चावल दाल दिया हुआ नहीं खाने का मन है, क्या करेगा? मम्मी नहीं देख रही है, फेंको। क्या करता है? एक मुट्ठी उठा के फेंक देगा। तो वही कह रहे हैं कि घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबला हुआ, खाने का इच्छा नहीं, वो फेंक देगा, तो उस रूप में भी मैं आ सकूंगा। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, क्या देखोगे? रूपस, रूपस नदी है। क्या है आपका? रूपस नदी है बंगाल की। क्या है? बंगाल की नदी है रूपस। देखोगे, क्या देखोगे? रूपस के गंदले से पानी में, रूपस नदी के गंदे पानी में, मैले पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। अब मैं नाविक के बच्चे के रूप में भी आ सकता हूं, मैं नॉर्मल बच्चे के रूप में भी आ सकता हूं। नाव लिए जाते एक लड़के को, जब तुम रूपस नदी में किसी नाव लिए जाते बच्चे को देखोगे लौटते, तो उस समय फटे पाल की नाव। फटे पाल की मतलब नाव क्या होता है? कभी कभी कोई नाव जो होता है उसका कोई किनारा टूट जाता है, फूट जाता है। आप बोल सकते हैं एक तरह से थोड़ा सा टूटा फूटा नाव। फटे पाल की नाव ले जाते हुए किसी बच्चे को देखोगे तो हो सकता है मैं उस रूप में भी हूं। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। सारस जो है रंगीन बादल, जब आप आसमान पूरा साफ होगा उस समय हंस सारस जो है अपने वापस घोंसले में लौट रहे होंगे, तब उस समय अंधेरे में होऊंगा उन्हीं के बीच देखना। सारस पक्षी बहुत बार आप कभी पहले अगर आप छत पे सोते होंगे या अभी भी सोते होंगे, कभी कभी देखते होंगे एक पक्षी का झुंड बहुत ऊपर आराम से उड़ के जा रहा है भी बना के। सारस पक्षी उन्हीं में से कोई एक होता है। सारस पक्षी कौन सा? सारस पक्षी। वो पक्षी आप देखिए कहीं कहीं रात में भी ट्रेवल करते हैं। वही कहते हैं कि अंधेरे में होऊंगा उन्हीं के बीच, उन्हीं सारस पक्षी के बीच किन्हीं पक्षी बनकर मैं आऊंगा। यानी बंगाल की धरती से इतना प्रेम है कि अगर मैं आऊंगा तो बंगाल में ही आऊंगा, रूपस नदी के बीच आऊंगा, धान के खेतों के बीच आऊंगा। बंगाल के प्रति, बंगाल का सौंदर्य चित्रण किया है, बंगाल के प्रति अपनी देशभक्ति, बंगाल के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है इस कविता के माध्यम से जीवनानंद दास ने। इस कविता में एक चीज और, कवि क्या क्या बनने का सोचे हैं। सबसे पहले तो आबाबिल। क्या? पहला तो आबाबिल था ना? हाँ, आबाबिल, फिर कौवा, फिर हंस, फिर उल्लू, फिर सारस, फिर बच्चा, और बच्चा में क्या? नाविक बच्चा। तो इतना सारा, इतने सारे रूप को, बंगाल के इतने सारे रूप को, बंगाल के इतने सारे पक्षी को, इतने सारे व्यक्ति को दर्शाया है। बंगाल की नदियों का चर्चा किया है और बंगाल के सौंदर्य का, बंगाल के अपने खेत खलिहान का चर्चा करते हुए अपना जो प्रेम है बंगाल के प्रति उनको दर्शाया है जीवनानंद दास ने। ये पूरा पोयम आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इस पूरे पंक्ति में जीवनानंद दास क्या कहना चाह रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे खत्म होता है। जाते जाते आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक बार सुनते जाइएगा। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करती है, बहुत सारी बुक प्रकाशित होती है, जिसमें आपका क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी तरह के बुक आपको देखने को मिलते हैं। हिंदी में भी आपका गोधुली वर्णिका, इंग्लिश में भी पनोरमा इंग्लिश रीडर, संस्कृत में भी पीयूषम और द्रुत पाठ है, सभी तरह के बुक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ है। आपको जितना भी बीटीबीसी बुक का कंटेंट है सारा मिलेगा। यानी इस बुक के बाद आपको कोई भी बुक लेने का जरूरत नहीं है। सेम इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो सभी बना होगा सभी बुक में। इसके बाद
हिंदी में आपका एक एक जो वर्ड है कहानी का, निबंध का सेम मिलेगा, कविता का आपका नीचे भावार्थ लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व मिलेगा, जिसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं। तो एक कंप्लीट बुक है आपका। संस्कृत और इंग्लिश में क्या है, संस्कृत का एक एक वर्ड बाय वर्ड हिंदी आपको नीचे देखने को मिलेगा, इंग्लिश का वर्ड बाय वर्ड आपको हिंदी नीचे में देखने को मिलेगा। तो क्या है, आपका कंप्लीट बुक है। इसे अगर आप परचेज करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ना सिर्फ लिटरेचर बल्कि एसएसटी का भी सीरीज, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये बुक भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें अभी आपको सारा चैप्टर मिलेगा एज इट इज, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, किस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स छोड़िए आधा मार्क्स भी ना कट पाए और आप बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि आपकी स्कोरिंग होते हैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 ला सके और अपने बोल सकते हैं परिवार का, अपने स्कूल का, अपने क्षेत्र का नाम राज्य में, देश में रोशन कर सके। तो आई होप आपको ये भी हो गया होगा। अब क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है कहाँ से ज्यादा आ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है, कहाँ से रिपीटेड आ रहा है, कौन सा चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, कौन सा बुक का ज्यादा वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, उन सभी की जानकारी आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। 2026 के लिए हमारा प्रीवियस ईयर लॉन्च हो गया है। 2025 से लेकर पिछले 12 सालों का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव वेटेज अभी ज्यादा हो गया, 50% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से आ रहा है, उससे लड़ने के लिए आपका हर एक सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको इसमें देखने को मिलता है। 2026 वाला जो लेटेस्ट मॉडल वो भी लॉन्च हो गया। सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नजदीकी बुक स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं से भी आप जाके उसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारे अनाउंसमेंट है यहीं पे रहेगी और अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पर विचार करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।